Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering chapter number 6 that is staffing. स्टाफिंग में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसकी प्रोसेस और आज डिस्कस करेंगे हम इसका रिक्रूटमेंट के सोर्सेस और सोर्सेस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो वन बाय वन एक एक की हम डिस्कशन करेंगे। रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। एक जॉब के लिए अगर मान लो 50 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है या 50 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो इससे ज़्यादा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा वहाँ पे लोग पॉसिबल पहुँच पाए। एक्चुअल में फाइंड करना क्या पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं एक जॉब के। ओके, उसके बाद रिक्रूटमेंट में एक तो ये फाइंड करना कि कितने पॉसिबल लोग हो सकते हैं, और इट हैज़ बीन डिफाइन एज, और कैसे डिफाइन की गई है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, जहाँ हम सर्च कर रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढना एक तरीके से जॉब के लिए हम लोगों को एम्प्लॉयर्स को ढूंढना, एम्प्लॉय को ढूंढना इज रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन कौन सी प्रोसेस होती है? सिलेक्शन के अंदर वो प्रोसेस आ जाती है जिसमें हम उन रिक्वायर्ड लोगों को, जितने की रिक्वायरमेंट है उनमें से सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी के लिए आ गया, 100 एम्प्लॉयज़ आए, मुझे उसमें से 50 को सिलेक्ट करना है। तो ये जो 50 हैं ये सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये जो 100 हैं जो आए हैं इनको मैंने इनवाइट किया था। अब वो इंटरनल सोर्स से भी कर सकती हूँ और एक्सटर्नल सोर्स से भी। तो ये जो मैंने बुलाया है लोगों को वो मेरा रिक्रूटमेंट है। तो होपफुली रिक्रूटमेंट समझ आ गया होगा। अब इसके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो रिक्रूटमेंट हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कॉपी में नोट डाउन करो। कि पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है, हर एक का स्टेप पहला होता है आइडेंटिफाई करो कि हम लोगों को डिफरेंट सोर्स हैं कौन कौन से। आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बुलाना है, न्यूज़पेपर के थ्रू बुलाना है, जैसे जो बाहर नोटिस बोर्ड टाइप का लगा होता है उसके थ्रू बुलवाना है, या इंटरनली जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वैकेंट पोजीशन को फिल करना है। तो वो आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद असेसमेंट ऑफ दियर वैलिडिटी, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी वैलिडिटी होनी क्या चाहिए। वो ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, या आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। तो ये सब स्पेसिफिक डिग्री है कि जो रिक्वायर्ड होती है। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेस। अब जो भी मैंने सोर्स सोचा है उसमें सबसे बेस्ट सोचूंगी, फिर उनको इनविटेशन भेज दूंगी उसके थ्रू, और फिर मेरी प्रोसेस जो हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। अब इसके अंदर एक चार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेंट कौन हो गया, जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये जॉब, ठीक है। अब ये पर्सन इसको वैकेंसी के लिए बुला रहा है, वैकेंट पोजीशन को। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट। ये आइडेंटिफिकेशन करेगा और अट्रैक्ट करेगा कि बहुत सारे लोग आए ताकि उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जा सके। फिर सिलेक्शन होगा जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में कंपनी के, और फिर ट्रेनिंग दी जाएगी उनको एज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। जब भी कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता ही होता है। इंटरनल सोर्सेज यहाँ पे 2 दे रखे हैं, दोनों को डिस्कस करूँगी मैं। अगर इसके अलावा कोई और रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हो, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी रेफ़र किया है तो इसमें 2 ही दे रखे हैं। अगर आपकी कोई बुक में हो तो आप मुझे टॉपिक्स बता दीजिएगा, और मैं उन टॉपिक्स को कमेंट के थ्रू बता देना, तो मैं उन टॉपिक्स को भी कवर कर लूँगी जो भी सेशन आएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो ट्रांसफ़र कौन सा होता है, जब हम एक एम्प्लॉय को ए पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर दूँगी।
इसके अंदर होता है क्या है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैं शिफ्ट कर देती हूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अ सस्टेनेबल चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी चेंज नहीं होती, ना उसका पे चेंज होता है, बस थोड़ी सी जो चेंज हो जाती है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ मूव हो गया तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ ट्रांसफ़र में चेंज नहीं होता। ट्रांसफ़र एक अच्छा सोर्स है फिल करने का वैकेंसी। और प्रमोशन में क्या होता है, ये यहाँ पे आप मेन जो पॉइंट लिखोगे दैट इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और ए और बी जब इस तरीके की मूवमेंट होगी कि बी पोजीशन से ए पोजीशन में बढ़ा, तो यहाँ पे उसका पे भी इंक्रीज़ होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हायर हो जाएगी, उसका स्टेटस भी हायर हो जाएगा। तो ये वर्टिकल मूवमेंट है। वर्टिकल मूवमेंट आपकी प्रमोशन के अंदर आ जाती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपकी ट्रांसफ़र में आ जाती है, जिसमें पूरी तरीके से एम्प्लॉयर को एक नया इन्वायरमेंट डील करने के लिए मिलता है। दोनों ही इंटरनल सोर्सेस हैं, दोनों ही एक ऐसी सोर्स है जहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑलरेडी फिक्स्ड हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इस प्लेटफॉर्म को लीव करके यहाँ पे डिपार्टमेंट में वर्क करोगे। कभी कभी थोप दिया जाता है और कभी कभी पूछा जाता है। तो ये दोनों ही रिक्वायरमेंट आपको दोनों ही सोर्स पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब इंटरनल सोर्स के फ़ायदे और नुकसान क्या है। एम्प्लॉय मोटिवेट होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंपनी में एग्जिस्ट करती हूँ, एक कंपनी में मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हूँ, तो मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे लगेगा कि मेरी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी वर्क कर रही है, तभी मुझसे पूछा जा रहा है। मोटिवेट होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, हायर लेवल चेन ऑफ प्रमोशन दिया जाएगा उसका लोअर लेवल को। इससे लर्निंग इम्प्रूव होगी, प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी। मेन है यहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, उसके बारे में आप लिखना है। लॉयल होगा कंज्यूमर, सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से, पीस रहेगी प्रमोशनल एवेन्यूज़ के थ्रू। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसका मेरिट्स का आएगा दैट इज़ इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। एक जो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो फैमिलियर है विद द इन्वायरमेंट, किस तरीके से ऑफिस में वर्क किया जाता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मुझे उस इंसान को टैकल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि जब एक नया इंसान आएगा तो उसको डील करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो वो मोर एक्यूरेटली और मोर इकोनॉमिकली काम को कर पाएगा। ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब। अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जा सकता है। ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फोर्स। अगर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो उससे मेरा जो वर्क फोर्स शिफ्ट हो रहा है उससे भी एक फ़ायदा होगा, ये भी उसमें ही आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज़ चीपर। बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से, और क्योंकि वो क्या है, बाहर से किसी को ढूंढना नहीं पड़ रहा। अब मैं अगर इस ए एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में XYZ लिमिटेड मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ए को लेके आ रही हूँ तो ए को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू पता चला होगा। अब मैंने एडवर्टीज़मेंट दी थी मान लो रिक्रूटमेंट के लिए, तो एडवर्टीज़मेंट में मेरा खर्चा आया होगा। जबकि अगर एक एम्प्लॉय मेरा बी ऑलरेडी मेरी कंपनी में काम कर रहा है, उसको मैंने इन्फॉर्म किया एक नोटिस के थ्रू, तो वहाँ पे मेरा खर्चा क्या होगा, कम होगा। भले मुझे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लेकिन इतनी एक्सपेंस नहीं आएंगे एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। अब इंटरनल सोर्स की लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर एज फॉलो। जब कंपनी को फिल किया जाता है इंटरनल प्रमोशन के थ्रू, फिर उसके बाद जो स्कोप होता है फ्रेश टैलेंट का नहीं रहता, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, नया कुछ नहीं मिलता कंपनी को। तो ये इसका डिमेरिट है, ये लिख लो, फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता। फ्रेश टैलेंट लिखना और वहाँ पे क्रॉस लगा देना। एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। अगर टाइम बाउंड प्रमोशन होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट भी हो सकता है, लेथार्जिक हो जाएगा कि भाई ज़्यादा कुछ मुझे इससे मिल नहीं रहा, ये वाला सिस्टम।
अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट बी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप इंटरनल सोर्स के थ्रू नए एम्प्लॉय को कभी भी हायर नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ पॉइंट है स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी, क्योंकि नया इंसान आता है तो उससे कंपटीशन बढ़ता है। ऑलरेडी लोगों से इतना कंपटीशन नहीं होता है। जैसे सपोज आप फ्रेंड सर्कल में भी, अगर अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करो, तो इसके अंदर अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हो, अपने दो फ्रेंड्स हो, तो उनके बीच में इतना कंपटीशन नहीं होगा। बट जब कोई नया कॉम्पिटिटर आता है आपके सामने, तब कंपटीशन राइज होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ओपन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बार बार ट्रांसफर होगा अगर एम्प्लॉयज़ का, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी और स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी। तो स्पेशलाइजेशन के लिए उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी टाइम तक वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके स्पेशलाइजेशन आ सकती है। फिर आपका आएगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स वर्ड से समझ आ रहा है, जब हम बाहर से रिक्वायरमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ की, और जो इनसफिशिएंट होता है, ऑलरेडी जो स्टाफ है वो इनसफिशिएंट है, वो एलिजिबिलिटी को फिल नहीं कर पा रहा, तब हम एक्सटर्नल सोर्स की रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब करोगे तो आपको कुछ चीज़ें, जैसे इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे करोगे आप? नोटिस बोर्ड के थ्रू। नोटिस प्लेस कर दिया नोटिस बोर्ड के थ्रू, ये जॉब है और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉय उसको देखेगा और उसके हिसाब से उस पर जॉब की इनविटेशन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप और भी देख सकते हो चीज़ें इसके अंदर है कि डिटेल ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती है, जॉब सीकर असेंबल करेगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से, डेट मेंशन होती है, स्पेशल सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है वो मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है। फिर नेक्स्ट इज सेकंड आएगा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन से होंगे? देखो, मैनी रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस। एक डाटाबेस रखता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट ऑफ इन देयर ऑफिस। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय ने मान लो 1 जैन को 2020 को रिक्रूटमेंट करी, जिसमें 50 लोगों की रिक्वायरमेंट थी और 150 लोग पहुँचे। दोबारा 1 जैन 2020 को रिक्रूटमेंट करी, 50 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 150 लोग एप्लीकेशन के लिए आए, 50 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी 100 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तभी बोला जाता है सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिजेक्शन आता है। इसलिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया 50 को, 100 की लिस्ट अपने पास मेंटेन कर ली। नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, पहले मैं इन 100 को प्रेफरेंस पे रखूँगी, पहले इन 100 से पूछूंगी कॉल वगैरह करके या जिस तरीके से भी कि ये वैकेंसी है तो आप आ सकते हो, या जो भी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होगी वो देनी पड़ेगी। ये हो जाएगा कैजुअल कॉलर, जो ऑलरेडी एक तरीके से आपका फर्म में ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं इन द सेंस काम नहीं कर रखा, लेकिन आ चुके हैं, अपनी आपकी कंपनी से थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन मुझे वर्क करना है। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकती है, ट्रेड प्रोफेशनल जर्नल के थ्रू हो सकती है। इस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, जैसे और इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स भी अवेलेबल हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव्स। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये बहुत सारे केसेस में कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ के द्वारा नोटिस जो वैकेंसी होती है उसकी नोटिफिकेशन देनी कंपलसरी होती है। दस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज लिंक बिटवीन जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स। जॉब सीकर जो ढूंढ रहा है और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में एक लिंक बिठा के रखता है। Unfortunately, record of employment exchange are often क्या होता है ज़्यादातर not
up to date and many of the candidate referred by them may not found suitable। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इतना ज़्यादा नहीं होता, ये भी एक तरीके से नोटिफिकेशन दिया जाता है जिसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंसी वगैरह तो आपको पता होगी कि क्या होता है। कंसल्टेंसीज होती हैं जो कि कुछ अमाउंट चार्ज करती हैं और उसके थ्रू आपकी जॉब्स लगवाती है। तो ये भी एक प्रोसेस है एक्सटर्नल का जो कि होता है प्रोफेशनल एरियाज़ में। प्राइवेट एजेंसी होती है वो वर्क करती है उस पर, और ये दिया जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट का नॉर्मल सा मतलब है कि डायरेक्ट कॉलेजेस से ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, और डायरेक्ट जैसे फाइनल ईयर में कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है रेगुलर कॉलेज से, तो उसमें ही उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज पर द क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से, और रिक्रूटमेंट अवेलेबल करा दी जाएगी। रिक्रूट का क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिकमेंड करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक कंपनी में XYZ में काम कर रही हूँ, तो मैंने अपने एक मान लो फ्रेंड को Z नाम का है, उसको रेफ़र किया कि मेरे थ्रू ये रेफरेंस से ये पर्सन गया, तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है, बट इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि ये रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा जाता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबरर, दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। शॉर्ट नोटिस के लिए जब रिक्वायरमेंट होती है तब लेबरर वर्कर्स को हायर किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्ट्रैक्टर, इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी के लिए एक हार्मफुल बात होती है जब कॉन्ट्रैक्टर जो और लेबर है वो खुद कंपनी को छोड़ना चाहे तब। एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न के थ्रू भी दे सकते हो आप, कि पोस्ट ओवर टेलीविज़न गेनिंग इम्पोर्टेंस। आजकल टीवी वगैरह से बहुत लोग जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी इजी हो जाता है। वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न नहीं होता जितना वेब पब्लिशिंग, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे FB वगैरह होते हैं, उन सब पे भी रिक्रूट किया जाता है लोगों को और बताई जाती है उनकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जॉब सीकर और जॉब ओपनिंग के बारे में। उसी में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा ही हुआ होता है। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या है। क्वालिफाइड पर्सनल, एक क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा क्योंकि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेंड एम्प्लॉय होता है वैकेंट जॉब के लिए। बहुत सारी चॉइस मिलती है क्योंकि इंटरनल में इतनी चॉइस नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। व्हेन वैकेंसी एंड एडवर्टाइज वाइडली नंबर ऑफ एप्लीकेंट उसमें अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा वो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी मटेरियल मिल पाएगा। मटेरियल इन द सेंस अच्छी क्वालिटी आपको स्किल्ड वर्कर्स मिल पाएंगे। फ्रेश टैलेंट होता है, जैसे उसमें हमने देखा कि क्रिएटिविटी हम एम्प्लॉय की नहीं डाल पाते, तो फ्रेश टैलेंट इसके अंदर अवेलेबल होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है जो कि इंटरनल में लैग कर जाती है। जब नया एम्प्लॉय आएगा उससे क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस हो जाती है कि हमें उससे ज़्यादा अच्छा करना है ना, ये कंपटीशन आ जाता है। लिमिटेशन क्या होगी, जो उसकी एडवांटेजेस थी ये लिमिटेशन होगी। एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि नए नए लोगों को हायर किया जा रहा है, हम लोग प्रमोशन के लिए हम लोग हकदार हैं, इस तरीके से उन लोगों की ये थिंकिंग रहती है। नेक्स्ट इज लेंदी प्रोसेस होती है, जब रिक्रूटमेंट करोगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कब लोग आएंगे, कब उसमें अप्लाई करेंगे, देन रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, तो ये लेंदी प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। और वो ये दोनों ही चीज़ें उसके लिए क्या थी, इंटरनल के लिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए ये चीज़ एडवांटेज थी। एडवांटेज क्या थी कि प्रोसेस भी लेंदी नहीं होती और कॉस्टली भी नहीं होता। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सब चीज़ें क्या होती है, रिक्रूटमेंट, उसके सोर्सेज, ये सब डिस्कस किए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सिलेक्शन की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।